नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी और जेबीटी कमीशन 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि खालिद अल अनानी किस संगठन के अगले महानिदेशक बने हैं। तो अगर बात करें खालिद अल अनानी जो है उनको किस संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें यूनेस्को के कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, तो यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूनेस्को की बात करें तो इसको फाउंडेड किया गया था 1945 के आसपास, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1945 के आसपास हुई है। साथियों इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि भारत जो है वो यूनेस्को का सदस्य कब बना था। तो भारत जो है वो फाउंडिंग मेंबर है आपका सिंस 1946 से। तो 1940 में भारत जो है वो क्या बना था, यूनेस्को का सदस्य देश बना था। इस बात को आपने याद रखना है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस विषय के लिए दिया गया। तो ये दिया गया था इनोवेशन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन के लिए रिवीजन कर रहे हो और हमारे रिवीजन बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, आजकल हिंदी पढ़ा रहे हैं, साथ में रीजनिंग भी चली है, करंट अफेयर भी चले हैं, पॉलिटिकल साइंस भी चली है, तो आप इस नंबर पे 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे क्लासेस को जो है परचेज कर सकते हो। तो इनोवेशन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ में इस बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 के आसपास साथियों हुई थी, और इसके जो विनर रहे हैं 2025 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसके विनर आपके जो रहे हैं, अगर इनकी बात करें तो इसमें रहे आपका जॉल मोकर, आपका फिलिप एगन, भाई इनके नाम बहुत अजीब है यार। तो जियोल मोकर, आपका फिलिप एगन और आपका पीटर हॉपकिन, तो इन तीनों को यहाँ पे मिला। थोड़े से नाम इनके यार अजीब है, आप सभी लोग जानते हैं, तो एक बार इनको लिख ले। इनकी जो फील्ड है वो इकोनॉमिक साइंसेज है, इकोनॉमिक्स में मिला, अर्थशास्त्र में मिला, और याद रखना और किसके लिए मिला, तो एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर बात करूं मैं नोबेल पुरस्कारों की, तो नोबेल पुरस्कार जो स्टार्टेड हुए थे वो 1901 में इनकी शुरुआत हुई थी। साथियों अगर बात करें आपके किसके द्वारा नोबेल पुरस्कार को शुरू किया गया, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि स्वीडन के एक निवासी है। और इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद जो है एक अपने जो वजीफ़ा नामा है उसमें लिखा था कि इनकी ब्याज से, इनके इंटरेस्ट से जितना पैसा आएगा उससे दुनिया के अच्छे लोगों को, जो 5 क्षेत्रों में अच्छा काम करेगा, उनको ये प्राइज़ दिया जाए। लेकिन वर्तमान में अभी 6 फील्ड में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है जब शुरुआत हुई थी 1901 में तो 5 फील्ड में था, लेकिन आज की डेट में ये 5 क्षेत्रों में नहीं 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये दिया जाता है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन है, आपका लिटरेचर है, पीस हो गया, शांति, और एक हो गया अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक। और इसको लेट ऐड किया गया, भाई इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को 1968 के आसपास ऐड किया गया था, और 69 में पहला इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन है कि 2025 में जो लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है। तो ये लाज़लो क्रास्ना-हरकोई को मिला है। तो लाज़लो क्रास्ना-हरकोई को क्या मिला है, आपका 2025 में साहित्य का नोबेल मिला है। साथियों इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये जो एस्टाब्लिश्ड हुआ था वो 1901 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और याद रखना भाई, जो आपका लाज़लो जो है वो क्रास्न कोई है, इनको इसके लिए मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक जो है हंगेरियन नोवेलिस्ट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फिजिक्स के क्षेत्र में जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो किसके लिए दिया गया है। तो याद रखना भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की खोज के लिए जो है वो क्वांटम टनलिंग को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या है, क्वांटम टनलिंग की खोज की है फिजिक्स में, भौतिकी में। अब ये क्वांटम टनलिंग क्या है वो तो साइंस वाले ही जानते हैं भाई। अब हम लोग आर्ट्स वाले को कोई पूछेगा क्वांटम टनलिंग क्या है तो पता नहीं चलेगा। साथियों ये फिजिक्स में इन्होंने क्वांटम टनलिंग की खोज करी है। इसके बारे में ज़रूर मैं एक दिन नोबेल पुरस्कार स्पेशल यहाँ पे आपके बीच लाने वाला हूँ कि क्वांटम टनलिंग क्या है, ऐसे पुरस्कार मिला, तो हर एक चीज़। और हमारी साथ में रात को ठीक डेली 9 बजे लाइव क्लास होती है, जो टीजीटी और जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है तो वो ज़रूर उस लाइव क्लास के साथ जुड़िए, बहुत मज़ा आता है। बाद में भी वो लाइव क्लास देखी जा सकती है। साथियों बात करें इन्होंने क्वांटम टनलिंग के लिए किस किस को मिला, तो 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार अधिकतम एक क्षेत्र में दिया जा सकता है। तो जॉन क्लार्क, मिचेल
एच डेवॉर्ड और आपका जॉन एम मार्टिन्स। देखो मैंने पहले ही बोला है कि इनके नाम बहुत अजीब है, आप इनके नाम थोड़ा देख के ही यहाँ पे पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है और एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रो हिंद 2025 कौन से क्रम का एडिशन अभ्यास है। तो भाई आपको याद रखना है कि ये कौन सा अभ्यास है। तो ऑस्ट्रो हिंद एक अभ्यास है, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ये चौथा एडिशन था। ऑस्ट्रो हिंद की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रो हिंद जो है वो 2000, क्योंकि मैं इंग्लिश में इस बार लिख के इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश वाले बच्चों को तो समझ नहीं आता यार, तो मैं अब दोनों के लिए लेके आया हूँ ताकि अब इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो। मैं हिंदी में बोलूँगा और इंग्लिश वाले इसको समझ सकते हैं आराम से। तो ऑस्ट्रो हिंद जो ये युद्ध अभ्यास है वो इसका जो है चौथा एडिशन था और ये जॉइंट था भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर बात करें इसकी तो ये हमारा कहाँ पे हुआ था, तो ये हेल्ड इन कहाँ पे, तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ये 2025 में जो आपका ऑस्ट्रो हिंद है वो आपका जो युद्ध अभ्यास है ये हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है 120 भारतीय आर्मी के जो है सोल्जर थे जिन्होंने जो है वो और किस बटालियन के थे, तो गोरखा राइफल बटालियन। तो ऑस्ट्रो हिंद जो अभ्यास है उसमें भारत के कौन सी बटालियन थी और ये हुआ था आपका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई आपने याद रखना गोरखा राइफल्स बटालियन के 120 सोल्जर थे और ये जो स्टार्ट हुआ था वो 2022 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ऑस्ट्रो हिंद युद्ध अभ्यास कब शुरू हुआ, तो ये 2022 के आसपास साथियों शुरू हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि शेरी सिंह ने किस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। तो इन्होंने जीता है मिसेज यूनिवर्स। एक होता है मिस यूनिवर्स, एक होता है मिसेज यूनिवर्स। तो ये यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं लेकिन नॉलेज आपके पास बहुत तकड़े वाली होनी चाहिए। तो मिसेज यूनिवर्स का जो खिताब जीता है वो जीता है आपका शेरी सिंह ने। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए शेरी सिंह के द्वारा जो है वो मिसेज यूनिवर्स 2025, हाँ मिस यूनिवर्स का किसने जीता, सुष्मिता सेन। लेकिन भाई अगर बात करें मिसेज यूनिवर्स, तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला शेरी सिंह बनी है। इस बात को आपने ये भी आपने डिटेल से याद रखना है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिसेज यूनिवर्स। और अगर बात करें ये जो इवेंट है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो मिसेज यूनिवर्स का जो ये खिताब है वो मनीला, फिर फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और ये हाँ ये जो 48वां एडिशन था जो है वो इस कंपटीशन का मिसेज यूनिवर्स का। अगला क्वेश्चन है कि मसाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए मिला है। तो मसाकी काशीवारा एक गणितज्ञ है, एक मैथमेटिक्स है। तो ये इनको मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, तो याद रखना आपका एबल पुरस्कार इनको जो मिला है मसाकी काशीवारा को वो गणित के लिए मिला है। अगर बात करें मसाकी काशीवारा की तो ये जापान से है और इनको ये पुरस्कार मैथमेटिक्स के लिए मिला है। ये बात आपको याद रखना है। एबल पुरस्कार की साथियों अगर मैं बात करूँ तो एबल प्राइज़ जो है वो नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स। तो याद रखना है जो नोबेल प्राइज़ जो होता है मैथमेटिक्स में उसके लिए ये पुरस्कार यहाँ पे साथियों दिया जाता है। और ये जो स्टार्ट हुआ था, अगर मैं इसकी स्टार्ट की बात करूँ तो ये 2001 में स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और इसको जो आपका अवॉर्डेड किया था तो 2003 में पहली बार शुरुआत इसकी नॉर्वे द्वारा 2001 में की गई एबल प्राइज़ की। और याद रखना एबल प्राइज़ को क्या कहा जाता है, नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। और दूसरा आपको याद रखना है कि एबल प्राइज़ का जो 2024 का विनर है वो मिचेल टालाग्रैंड है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि समुद्र शक्ति 2025 नौसैनिक अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया। तो जो समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया था। साथियों अगर बात करें ये जो आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है ये 5th एडिशन था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कौन सा एडिशन था ये, तो इसको नाम दिया था समुद्र शक्ति, नाम था समुद्र शक्ति। और ये जो है वो 5वां एडिशन था। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और पहली बार जो ये समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास है इसको 2018 में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पशु दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले तो आपको ये याद रखना है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 2025 में इसकी जो है एनिवर्सरी थी, अगर मैं एनिवर्सरी कहूँ, क्योंकि इसको जो पहली बार मनाया गया था वो 1925 में मनाया गया था। और 2025 में जो विश्व पशु दिवस की थीम थी वो थी आपका सेव एनिमल्स एंड सेव प्लांट। और इसको सेलिब्रेटेड जो फर्स्ट सेलिब्रेटेड किया गया था वो 1925 में किया था। तो इसकी 100 एनिवर्सरी जो थी वो कब थी, 2025 में थी। और इसकी थीम आपको याद रखना सेव एनिमल्स सेव प्लैनेट। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, प्लैनेट है ये, प्लांट नहीं है, प्लैनेट है। और आपको याद रखना है कि जो ये जो है वो किसने सबसे पहले सेलिब्रेट किया था, तो हेनरिच जिमरमैन। अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो साथियों एनसीसी के जो नए महानिदेशक जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो ये बने आपके जनरल वीरेंद्रा वाट्स। तो जनरल वीरेंद्रा वाट्स एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। ये बात आपको याद रखनी है साथियों।
एनसीसी का पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका पूरा नाम है, याद रखना है। और इसकी स्थापना 19 जुलाई 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली भारत में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आपने ज़रूर याद रखना है। तो याद रखना है एनसीसी के जो नए महानिदेशक जनरल डायरेक्टर, जो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं एनसीसी के, वो बने हैं आपके कौन, तो वो बने हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वाट्स। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 2025 में उद्घाटन किसने किया? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 2025 में जो उद्घाटन किया वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। साथियों अगर बात करें इसको, जो यहाँ पे इनोग्रेट किया गया था वो यश भूमि न्यू दिल्ली। तो यशोभूमि न्यू दिल्ली थी, यहाँ पर जो है वो इंडिया कांग्रेस मोबाइल का उद्घाटन किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी? तो इसकी थीम की अगर मैं आपके बीच बात करना चाहूँ तो इसकी थीम थी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, है ना। तो थीम थी आपकी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम थी, थीम आपको ज़रूर याद रखनी है। और अगर बात करें इसको ऑर्गेनाइज जो किया था वो किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी इसको कहते हैं। तो याद रखना है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन मोदी जी ने किया। कहाँ पे किया? यशोभूमि न्यू दिल्ली में किया। थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म और याद रखना है ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है कि अनंत गोयनका को 2025-26 के लिए किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अनंत गोयनका साहब 2025-26 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की बात करूं तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं फिक्की की बात करूं। और फिक्की का जो पूरा नाम है वो क्या है? अक्सर ये नाम आपसे पूछा जाता है पेपर में, जैसे कि आपका गेट हो गया, फिक्की हो गया। तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फाउंडेड। और इसको जो फाउंडेड किया गया था वो 1927 में, फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना, तो फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साथियों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिक्की का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भारत में है और ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। किसको? तो भाई अनंत गोयनका क्या बने हैं इसके नए, इस संगठन के, फिक्की ऑर्गेनाइजेशन के क्या बने हैं? आपकी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। इस बात को आपने याद रखना है, अपॉइंट किया गया इनको। परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को 2025 से 27 के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन का, किस संगठन का सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भाई चेयरपर्सन बनी है एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। किस ऑर्गेनाइजेशन की बनी है? तो ये बनी आपकी विपो की। अच्छा विपो क्या है? तो विपो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ये हेड बनी है। अगर विपो की बात करूं तो इसकी स्थापना आपके 1967 के आसपास हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। ये काम क्या करती है? तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी प्रमोटिंग ग्लोबल प्रोटेक्शन, मतलब कि बहुत सारे आइडियाज़ यूएन के पास है, जो यूनाइटेड नेशन है वो, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, लेकिन उनको लीक नहीं करना है, उनको कैसे कार्य में करना, मतलब कि रणनीति बनाने का काम करता है आपका विपो यूएन के लिए। तो याद रखना एक एजेंसी है जो प्रमोट कर रही है प्रोटेक्शन को, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो विपो की जो नई अध्यक्ष बनी है, आपको याद रखना है विपो कब बना? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष बनी है न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह। और 1967 में विपो बना, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि रॉड्रियो पाज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मतलब बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो रॉड्रियो पाज जो आपकी वो बोल्विया देश के क्या बन चुके हैं आपको याद रखना है। जो रॉड्रियो पाज है वो बोल्विया देश के नए राष्ट्रपति बने, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है साथियों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है साथियों कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के कितनवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो भारत का एक और मुख्य न्यायाधीश नामित हो गया है, अपॉइंट हो गया है। इसको अभी शपथ लेनी बाकी है, ओथ लेनी बाकी है, और ये 23 नवंबर को अपने पद की शपथ भी लेने वाला है, जैसा कि हमको पता है। तो बात करें आपके, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं भारत के न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये क्वेश्चन आने वाले समय में करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो आपकी रामकृष्ण गवई है, जिनको आप BR गवई बोलते है ना, वो उनका अब जो है वो टेन्योर इतना ही था, कुछ महीनों का था, इसलिए वो अब जा रहे हैं। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत यहाँ पे कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो यहाँ गलती से मैंने कुछ यहाँ पे और लिख दिया है। तो 28 जनवरी 1950 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे गठन होता है।
ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, 1950 आप इसका कर दीजिए। ठीक है, अगर बात करें इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश है, पहले जो सीजीआई है वो आपके जस्टिस एच जे कानिया है, ये भी आपको याद रखना है, जस्टिस एच जे कानिया इसके हेड है। और इसको जो अपॉइंट किया गया है वो किसके द्वारा, तो अगर मैं बात करूँ इसके करंट हेडक्वार्टर जो सुप्रीम कोर्ट का है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये भी साथियों आपको डिटेल से बात याद रखनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति करेगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने वाला है, राष्ट्रपति करता है भारत की, ये भी आपको याद रखना है। और इसका टेन्योर अप टू 65 ईयर्स, मतलब कि 65 साल से अधिक, तो 65 साल से अधिक इसका टेन्योर रहने वाला है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है साथियों। या तो आप 65 साल के हो सकते हैं या उससे अधिक नहीं हो सकते, तो 65 साल के बाद त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे बी आर गवई का यहाँ पे जो है वो टेन्योर पूरा हो रहा है, उम्र हो रही है 65 साल। और प्रेजेंट में जो सीजीआई है वो बी आर गवई है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा यहाँ पे जो 53वें जो नए न्यायाधीश बन रहे हैं वो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बन रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश किया गया था वो आपका 1950 के आसपास एस्टेब्लिश किया गया था साथियों। और पहले जो जस्टिस थे वो हीरा लाल जे कानिया थे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अपॉइंट जो करता है भारत के न्यायाधीश को वो आपका भारत का प्रेसिडेंट करता है, और टेन्योर आपका या तो 65 साल होना चाहिए या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रेजेंट में जो है वो कौन है, आपके बी आर गवई है, राम भूषण गवई है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आज कि खालिद अल अनानी को, जो कि यूनेस्को के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। हेडक्वार्टर कब है, यूनेस्को कब बना, हर एक चीज़ हमने अपने वीडियो में देख ली है। उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया है। देन हमने उसके बाद पढ़ा कि किस किस को दिया है, तो जोएल मोकार, आपका फिलिप एगन, आपका पीटर हॉपकिन, तो इन लोगों को दिया गया। भाई अजीब से ना गया, नोबेल की शुरुआत कब हुई, कौन देता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, हर एक चीज़ की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपका लिटरेचर का जो आपका नोबेल है वो किसको मिला है, तो ये आपका किसको मिला है वो भी हमने पढ़ा था। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत है वो कब। उसके बाद हमने फिजिक्स का नोबेल देखा। देन हमने बहुत सारे युद्ध अभ्यास भी यहाँ पे उसके बाद देखे थे। तो दोस्तों और साथियों, आज के मैं लेके आया था आपके बीच इतना ही। बाकी आपसे मिलते हैं अगले कल एक नए जोश और नए उम्मीद के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।